गोमांस की अफवाह पर दादरी की एक घटना के बाद देश के अलग हिस्सों से नफरत भड़काने की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। कल तक साथ साथ जीने वाले लोग आज एक दूसरे के दुश्मन बनते दिखाई दे रहे हैं। इस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं हमारे ही नेता, जिनके जहरीले बयान इस देश की जड़ों को खोखला करने का काम कर रहे हैं। माहौल सुधारने की बजाय माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, ये सवाल अब दुनिया भर में बड़ी बहस में बदल गया है कि आखिर नफरत की सियासत हिंदुस्तान को कहां लेकर जाएगी। अपने हथियार तैयार रखो, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। आजम खान जो है समाजवादी पार्टी का छुट्टा सांड है। गाय पूजक हम लोग हैं जी, हम गाय पालक है, अब बीजेपी वाला कुत्ता पालक है। गोमांस पर एक बार फिर शुरू हुआ विवाद सारी मर्यादाएं लांघ चुका है। नेताओं के बोल इतने जहरीले हो चुके हैं कि सुनकर लगता है कि जैसे धर्म के नाम पर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि नौबत मरने मारने तक आ पहुंची। अखलाक की हत्या हो गई, इसका मतलब ये है मुसलमान मरता है तो आदमी मरता है, हिंदू मरता है तो आदमी नहीं मरता। जंग जैसा पागलपन सिर्फ एक तरफ से नहीं है। अपने अपने वोटरों की सुरक्षा का भार अपने कंधे पर लिए कई नेता यलगार के अंदाज में यही बता रहे हैं कि नौबत आर पार की आ गई है, तैयार रहो। एक अलर्ट और भी जारी हुआ है नागपुर से, और वो ये हुआ है कि अपने हथियार तैयार रखो, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। आज ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान 2.5 महीने रहे थे। उसके बाद से उनकी गतिविधियां बदल गई थी। क्या प्रशासन ने कभी जानने का प्रयास किया? क्या किसी ने खबर ली उसकी जाके जिसे एक लड़के का गोली लगी है? क्या किसी ने उनकी खबर ली कि घरों में पुलिस, मुझे पता लगा है, सीढ़ी लगा लगा के युवाओं को गिरफ्तार करने का काम कर रही है, दरवाजे तोड़ने का काम कर रही है? आखिर पुलिस क्या दिखाना चाहती है इस सारी चीज से? 2 दिन पहले गोमांस पर उल जलूल बयान देकर फंसे लालू आज फिर बोले। सुनिए उनकी सफाई। बीफ जो खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या बीफ? जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है। अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। जो मांस खाता है उसको गाय और बकरा से क्या फर्क है भाई? ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। गाय हमारी पूंजी है, धन्यवाद है। कहाँ गाय के बात बोलो? हाँ बोले, बताओ कोई लाओ सबूत दिखाओ। लालू की बौखलाहट इतने पर कम नहीं हुई, वो गाय से कुत्ते पर भी आ गए। गाय पूजक हम लोग हैं जी, हम गाय पालक है, अब बीजेपी वाला कुत्ता पालक है। इस बौखलाहट का जवाब देने आए योग गुरु बाबा रामदेव ने लालू की तुलना कंस से कर दी। आजकल लालू जी के भीतर शैतान बैठा हुआ है जो कभी उनको गोमांस खिलाने के लिए प्रेरित कर देता है कि गोश्त खाओ, हिंदू भी गोमांस खाते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने यदुवंश को कलंकित किया है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण का तो नहीं, कंस का वंशज हो सकता है। उधर यूपी सरकार ने दादरी मामले पर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है, लेकिन इसमें गोमांस का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि प्रतिबंधित पशु का मांस खाने के आरोप में हिंसा भड़की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यूपी सरकार पर खुल्लम खुल्ला आरोप मढ़ दिया कि प्रतिबंध होने के बावजूद यूपी में धड़ल्ले से गायों की हत्या की जा रही है। केंद्र सरकार के बजाय ये प्रदेश सरकार का विषय, कानून व्यवस्था का प्रश्न है, तो प्रदेश को इसमें सख्त कार्रवाई करनी होगी। काउ स्लॉटरिंग एक्ट ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में है। अगर पुलिस सही तरीके से काम करे तो काउ स्लॉटरिंग बंद हो सकती है। चुनावी माहौल में गोमांस पर उठे विवाद को लोकतंत्र के झंडा बरदारों ने तुरुप के इक्के की तरह लपका है। कोई इसे वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भुनाने की फिराक में है, तो कोई सेकुलरिज्म पर मंडराते खतरे का डर दिखाकर वोट बटोरना चाहता है। हर कोई नफरत की आग को हवा दे देकर पूरी ताकत से भड़काने में लगा है। भड़काने वालों को पता है कि आग उनके घर तक पहुंचने से पहले पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा। गरीब इस आग में झुलसते हैं तो झुलसे। ऐसे में सवाल उठता है कि नफरत की ये सियासत देश को आखिर कहां लेकर जाएगी। आप ऐसा मत करिए कि कानून अपने हाथ में लो। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर नफरत की राजनीति को कौन आगे बढ़ा रहा है? कौन वो लोग हैं जो इस मसले पर सियासत करना चाहते हैं? क्या सभी राजनीतिक दल या कुछ एक और चंद नेता? लेकिन ऐसा लगता है कि हमाम में सभी नंगे हैं। जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो शर्मनाक है, शर्मसार करने वाले हैं। और दादरी के अंदर जो कुछ हुआ वो तो बेहद निंदनीय घटना है, लेकिन उसके बाद उसके फॉलोआउट में जो कुछ हो रहा है उसको भी कम निंदनीय नहीं कहा जा सकता। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा, जफर अमीन साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, डॉक्टर अजय कुमार जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, और मौलाना अंसार रजा साहब। डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्या गाय की बात आई तो आप भी मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे? नहीं, देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं वही दोहरा दूं जो कि संजीव बालियान जी ने इंटरव्यू के दौरान कहा है और आज तमाम अखबारों में छपा भी है कि अगर गाय का मांस भी अखलाक के घर में होता तो भी ये किसी का अधिकार नहीं है कि वो अखलाक या उनके परिवार वालों पर आक्रमण करे या उनको मारने का प्रयास करे। कानून का अपना एक दरमिया होता है, कानून का अपना एक बाउंड्री होती है, उसके अंतर्गत आप कानून को इन्फॉर्म करें, मगर ये मरने मारने की बात कतई किसी को स्वीकार नहीं है। नहीं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, साक्षी महाराज किस पार्टी में है? हमारे पार्टी में है। उनका बयान देखा आपने आज? उन्होंने क्या कहा कि गौ माता की बात आएगी तो फिर मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे आप। देखिए, साक्षी महाराज जी ने अगर ऐसा कहा है कि मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे तो मैं उस बयान को डिफेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सांसद भी हैं। ऐसे में मरने मारने जैसा शब्द उचित नहीं है। मैं साक्षी महाराज के बाकी बयान भी सुना था, उन्होंने कंडेम भी किया है इस इंसिडेंट को और यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदार है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ केस किया जाए। वहां तक तो हम उनके साथ हैं, मगर अगर ये कहते हैं कि मरने मारने वाली बात तो मैं सहमत नहीं हूं। संगीत सोम, नहीं, संगीत सोम जी ने तो मरने मारने की कहीं बात नहीं कही है। नहीं, संगीत सोम ने कल क्या कहा आपको याद नहीं है क्या? नहीं, संगीत सोम जी के बयान को मैंने सुना है। संगीत सोम जी ने कहा कि ये जो भी घटना हुई है बहुत ही खराब घटना है, इसके खिलाफ जो लोग भी हैं, जो लोग दायी हैं इसके लिए, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और केस किया जाए। इससे आगे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा एक तरफा कार्रवाई हो रही है। नहीं, जहां तक कार्यवाही का सवाल है, देखिए, संगीत सोम हो चाहे महेश शर्मा हो चाहे साक्षी महाराज हो, वो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वहां के विधायक और वहां के सांसद हैं। अगर लोगों ने जाके कहा है कि किसी प्रकार का इनजस्टिस हो रहा है, एक तरफा कार्यवाही हो रही है, तो वो इसको इको कर सकते हैं, कानूनी दायरे में रहकर इको कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लगता है कि कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अगर उनके चुने हुए प्रतिनिधि ये नहीं कहे तो कौन कहेगा, मगर संयमित शब्दों में कह सकते हैं। संयमित शब्दों में। डॉक्टर अजय कुमार, आपको क्या लगता है, साक्षी महाराज, संगीत सोम, इन तमाम लोगों के बयान, आजम खान, ये संयमित बयान है? देखिए दीपक जी, पहले तो देश के सभी नागरिकों को यह बात समझने आनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी, ये साक्षी महाराज हो या आजम खान हो, सोम जी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, दोनों जो है उनकी रणनीति एक षड्यंत्र के तरीके तौर से ये देश में जो ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं खुश हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़े संयम से अपने बयान आपके सामने रखा, लेकिन असलियत जो अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुछ और कहते हैं टीवी चैनल में और कुछ और नेता कुछ और कहते हैं, और दोनों को जो जनता को जो है ध्रुवीकरण या जिस तरह से अहिंसा भड़काने के लिए जो बातें कहना है वो तो कह ही देते हैं, और फिर जो है अखबार और टीवी चैनल में जो है इतने शालीनता के साथ, इतने सहजता के साथ जो बयान अपने रखते हैं, ये शक सबके मन में संशय पैदा होती है। पहली बात यह है कि अगर आप देख लीजिएगा कि यूपी के तौर में भी हम पहले यूपी में बाइपोल होने से पहले 600 घटना जो है सांप्रदायिक घटना घटी। बिहार में चुनाव हो रही है तो झारखंड में घटना घटने लगी है। बिहार में 2013 और 15 में से 300% जो है वृद्धि हुई है सांप्रदायिक घटनाओं का। अगर आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से अगर व्हाट्सएप में जिस तरह से फैलाया गया है,
ये खबर आया है दोनों तरफ से कि इस्तेमाल हुआ है डार्क नेट का। इसका मतलब है कि उसका राउटर आप पता नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि आजम खान के विचार, असदुद्दीन ओवैसी के विचार के लोग या बलियान साहब या सोम जी के विचार के लोग ये सिर्फ देश को जो है ध्रुवीकरण के रास्ते में ले जा रहे हैं। और जिस हमको चिंता इस बात की है कि सिर्फ संकीर्ण राजनीतिक फायदा के लिए ये देश को ऐसे स्थिति पर पहुंचा रहे हैं जिस पर जो है वापस लौटने के लिए बहुत कठिन होगा और इसका जो असर होगा बहुत ही बड़ी नुकसान होगी हम सब देशवासियों को। और अगर देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री जी से बार बार हम यही अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम इस पर टिप्पणी दें। लेकिन चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री जी का बयान सुनने को आता है कि जो है कि बीफ की जो है मांस की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। अब दूसरी बात है कि 2015 में मांस की एक्सपोर्ट उससे ज्यादा 2013 और 14 से ज्यादा वृद्धि हुई है। दीपक जी थोड़ा आना पड़ेगा, बहुत सारी दूसरी बातें हो गई हैं। बयान लगातार आ रहे हैं। नहीं एक मिनट मुझे संबित पात्रा जी, मैंने आपको टोका नहीं था तो मुझे खत्म कर दीजिए। आपके बाद आप अपना बात रखिए। मेरा बार बार ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर वक्त जो है दो वाक्य में दो तरीके से बात करते हैं जनता के बीच में। एक तो टीवी चैनल में आकर बड़े जो है नम्रता के साथ अपने बयान रखेंगे और जो है दादरी में जाकर के, वाराणसी में जाकर के, पटना में जाकर के, झारखंड में जाकर के ऐसे जो भड़काऊ भाषण देते हैं। तो ये तो पट भी मेरी और जीत भी हमारी। डॉक्टर संबित पात्रा, सीधे आरोप है आप पर यहां। देखिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दो तरफ से बयान रखते हैं, टीवी पे कुछ कहते हैं, जमीन पे कुछ कहते हैं। मैं कांग्रेस को याद दिलाऊं, कांग्रेस तो एक ही तरह से बयान दे देती है। जब इंदिरा गांधी जी के हत्या के पश्चात 3000 से अधिक सिखों को मार दिया गया और राजीव गांधी जी से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, वो बोले क्या होगा, जब इस प्रकार की घटना होगी और बड़ा पेड़ गिर जाएगा तो 3000-4000 लोग तो मारे ही जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो डायरेक्टली बोल देते थे पूरा कि 3-4 लोग मारे जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पेड़ गिरेगा तो धरती तो हिलेगी। दूसरी बात है, ये प्रधानमंत्री जी टिप्पणी करें इस पर अभी अजय जी ने कहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सपोज कर लीजिए कल प्रधानमंत्री जी इस पे ट्वीट कर दे या टिप्पणी कर दें, तो यही अजय जी और कांग्रेस पार्टी और तमाम मीडिया हाउस जो आज बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले, कल शाम 6 बजे से डिबेट आरंभ हो जाएगा। अच्छा, इमरजेंसी लगने वाला है। उत्तर प्रदेश के मामले में प्रधानमंत्री जी को क्या बोलने की जरूरत थी, इन्होंने क्यों जाके इंटरफियर कर दिया, जरूर इमरजेंसी लगने वाला है। तो जो लोग सत्ता से जब बाहर हो जाते हैं ना, तो जल बिन मछली वाली हालत हो जाती है, तो वो हर चीज का बहाना ढूंढते हैं कि प्रधानमंत्री ना बोले तो डिबेट, प्रधानमंत्री बोले तो डिबेट। मगर इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा कोई गुनहगार है तो वो आजम खान है, जो कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को हमें संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहिए और वहां हिंदुस्तान का एक नया नक्शा बनाना चाहिए, वहां गोल मेज बैठक होनी चाहिए। द मैप ऑफ इंडिया शुड बी रीड्रॉन, ये चिट्ठी में लिखा है। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले, नया बनाने वाले यूएन में बैठ के ये आजम खान कौन है। अगर उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था चरमरा गई थी इस कदर कि संयुक्त राष्ट्र में जाना पड़ रहा है, क्या उससे पहले उन्होंने केंद्र की सरकार को चिट्ठी लिखा कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, यहां पे कानून की व्यवस्था खत्म हो गई है। यहां पर मैं सीधे जोड़ूंगा जफर अमीन साहब को। जफर अमीन जी, आजम खान यूएन में ले जाना चाहते हैं इस मसले को, क्या वो यूनाइटेड नेशंस का मतलब ही समझते हैं? क्या वो ये नहीं जानते कि इससे देश की कितनी बदनामी होगी, छीछा लेकर होगी? देश की बदनामी के जिम्मेदार सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि 125 करोड़ जनता की बात किया लोकसभा चुनाव में, और अब जब सरकार बन गई तो लव जिहाद का मुद्दा उठा और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उठाया। धर्म परिवर्तन और घर वापसी का मुद्दा उठा, इन्हीं के सांसदों, इन्हीं के पार्टी के सीनियर नेताओं ने उठाया। और उसके बाद फिर जो है ये नया गौ हत्या का मुद्दा उठ गया। लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं और अब तो यहां तक हद हो गई है कि दंगा कराने का काम सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज देखिए,
जितना भी एक्सपोर्ट का काम है, बीफ एक्सपोर्ट का, जफर अमीन साहब एक मिनट, क्लास पे एक मिनट लोग हैं, एक मिनट जफर अमीन क्या वो साहब, मुसलमान नहीं है? जफर अमीन साहब जी, एक बात जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में? जी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो जो प्रधान, आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है ना? उन्हीं के लोग तो इस तरह का काम कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है ना? डंडा मारिए और बंद करिए। उन्हीं के लोग हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके बनारस में आग लगवा रहे हैं, सब उन्हीं के लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ, प्रदेश में दंगा उन्हीं के लोग करा रहे हैं, और डंडा मार के बंद करिए ना उनको। आप कर क्या रहे हैं? तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, आप डंडा मार के बंद करिए ना उनको। दीपक जी, तो अगर आजम साहब ने ये कहा कि एक चिट्ठी लिख दिया, रोज एक मिनट डॉक्टर अजय कुमार आ रहा हूँ आपके बात करते हैं, चले जाएंगे, तब तो नई बात होती है। आजम साहब ने यह भी कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कानून बना दिया जाए बीफ पर, तो उसको तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 स्टार होटलों में आप इंडिया में बोलिए जो बोलना है, संयुक्त राष्ट्र में जाके काहे बोल रहे हैं? नहीं, इंडिया आप यही बोलिए ना जो बोलना है। गूंगे बहरे बने आप हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में बोलेंगे, तो आपका और नवाज शरीफ में फर्क क्या है? प्रधानमंत्री से ना आप में और नवाज शरीफ में क्या फर्क है, ये बताइए। अच्छा डॉक्टर अजय कुमार जी आइए, आप आइए डॉक्टर अजय कुमार जी। आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्होंने 125 करोड़ जनता की बात किया था, दीपक जी, और 1/5वीं आबादी। जफर अमीन साहब एक मिनट, जफर अमीन साहब एक मिनट, डॉक्टर अजय कुमार। दीपक जी, दीपक जी, दिक्कत क्या हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के आजम खान हो या साक्षी महाराज हो, दोनों के बयान जो है सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरे समाज में ध्रुवीकरण पैदा करना। जफर अमीन साहब से हम यही अनुरोध करते हैं कि उनको खंडन करना चाहिए था। आजम खान, एक मिनट, आजम खान साहब एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जफर अमीन साहब, अरे 2 मिनट रुकिए। जफर अमीन साहब, जाफर अमीन साहब, 1 मिनट रुकिएगा। पहले आजम खान साहब ने जो गैर जिम्मेवार, अरे पहले बोलने दीजिएगा जफर अमीन साहब। आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं, 1 मिनट, पहले मुझे खत्म करने दीजिए, उसके बाद में आपको जो है आपके बात सुनूंगा। मेरा ये कहना है कि जिस गैर जिम्मेवारी से आजम खान जी ने जो ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र में ये मामला को उठाना है, वो बहुत ही गलत बात हुई है वहां पर। उसका खंडन हम लोग करते हैं। अगर कोई भी उन्होंने बाकी बातें कुछ सही कही होगी, लेकिन इस तरह का मसले में जिस तरह से देश का जो नाम जो धूमिल करने के लिए उन्होंने काम किया, वो गलत है। और जहां तक बात हुई थी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के, मैं बार बार यही कह रहा हूं दीपक जी, दोनों का मंशा यही है कि अपने इलेक्टोरेट से बात कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि फिर देश का क्या होगा। और ये संबित पात्रा जी ने कहा कि वो लोकल सिचुएशन है, लोकल सांसद है, लोकल विधायक है, तो इसी के चलते हुए आप अपने जो वोटर को जो है एक तरफ काहे कह रहे हैं जाके कि, और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था कि आप कानून लाइए। सोनिया जी को और राहुल जी को बोलूंगा, देश वाले को बताते हैं कि ना तो दिग्विजय सिंह तो वो भी काहे कूद गए उसमें। और दिग्विजय, आप एक चीज बताइए ना संबित पात्रा जी, क्यों गए दादरी? नहीं, आप क्यों गए? संबित पात्रा जी एक चीज बताइए मुझे, इस देश में 25 प्रदेश में जो है काउ स्लॉटर बैन हो चुका है, प्रतिबंधित हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं कि 29 प्रदेश में से 25 में जो है प्रतिबंधित हो चुका है, लेकिन आपके जो है मोदी जी जो बिहार में है वो बोलते हैं कि बिहार में प्रतिबंध लगाएंगे। तो भाई साहब, बिहार में परेशान क्यों है? प्रतिबंध लगा प्रतिबंध है। तो अरे हमने कहा उसको लागू करेंगे, कानून तो है, लागू ही नहीं हो रहा है। आप परेशान से कानून है वो लागू नहीं हो रहा है। डोंगी हिंदू का जो है, हिंदू का रक्षक, डोंगी हिंदू रक्षक मत बनिए। ये देश के बारे में सोचिए। जो आप जो बोलते जनता को गुमराह करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि और आप भक्षक बने हुए हैं, उसका कुछ नहीं। 1955 और हम रक्षक हैं, क्योंकि जो है अगर गौ मांस पर प्रतिबंध अगर सबसे ज्यादा अगर लगा होगा तो कांग्रेस के समय आप कौन चीज का बात कर रहे हैं? और आप भक्षक हैं
और आप देश के पक्ष में क्या खत्म नहीं होता है। अपने एक अभी इनका कंफ्यूजन ही खत्म करे। आप समाज कभी को तो ये बोलते हैं मीट खाएंगे, मीट लाओ गौमांस, अब कभी बोलते हैं हमने लगाया। इनका कोई भरोसा नहीं है, हर दिन कंफ्यूजन में रहते हैं। जब से ये हारे हैं चुनाव 44 पे आए हैं, कंफ्यूजन इनके सर चढ़ गया है। निर्यात आप करते हैं। परसों तक तो बोल रहे थे कि मीट कौन बैन कर रहा है, क्यों बैन हो रहा है, और आज बोल रहे हमने बैन किया। ये देखते रहते हवा का रुख देख के बात करते हैं। आपका जो दिमाग का बैलेंस खत्म हो गया संबित। मौलाना संबित लगता है कि बहुत देर हो गया मुझे खामोश बैठे हुए। 25 मिनट की डिबेट आप लोगों की निकल गई है। तीनों पार्टी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आप लोग दूसरों को भी सुनिए। संबित जी ने बड़ी सफाई से ये कहा और हमें अच्छा लगा कि संबित जी ने कम से कम आज दादरी की घटना का खंडन किया है। ये अलग बात है कि संगीत सोम की बात को उन्होंने नकार दिया। मैं संबित जी से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर संगीत सोम की आपने बात नहीं सुनी तो प्राची का बयान तो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा हुआ उसको मार करके, चूंकि उसने गोश्त खाया था। सच्चाई यह है कि अखलाक के यहां ना तो गोश्त कटा था ना उसने कुछ किया था। जिन लोग, सुन लीजिए पहले संबित जी, देखिए इतनी देर से आप लोग बोल रहे थे, साक्षी महाराज मरने मारने की बात करते हैं, आपने पल्ला झाड़ लिया। साहब उनका पर्सनली बयान है। आखिर ये सब क्या तमाशा है? मुल्क को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? हिंदुस्तान का हमारा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा, मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। ये उनका नाम डुबा रहे हैं। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि आप लोग कोई ऐसी बात मत करिए जिसमें मुल्क में भेदभाव पैदा हो? या तो प्रधानमंत्री डबल गेम खेल रहे हैं मुल्क के साथ कि पीछे से कहते नहीं तुम लोग बोलते रहिए और हम कहते रहेंगे नहीं अच्छा हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों संबित जी? दूसरा, समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे लीडर बैठे हुए हैं। मैं इसका उत्तर दे दूं? एक मिनट सुन लीजिए पहले। समाजवादी पार्टी के लीडर बैठे हैं, उनसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अच्छा, आजम खान ने जो यूएन को लेटर लिखा है, ये उनकी पार्टी का लेटर है या आजम खान ने पर्सनली लिखा है? इसका जवाब कल से आज तक नहीं दिया गया और आज इनको जवाब ये देना पड़ेगा कि उनकी पर्सनल राय है। अगर पर्सनल राय है तो आजम खान को चुल्लू में डूब के मर जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो यूएन जा रहे हैं, दादरी नहीं जा सके, यूएन जा रहे हैं, वो उनके दुख दर्द नहीं बांट सके, वो यूएन जाने की बात कर रहे हैं। भारत के कानून को कुचल के हिंदुस्तान के संविधान में इतनी ताकत है कि वो दादरी के मर्डर केस को इंसाफ दिला सकता है। हमें यूएन की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा मुआवजा नहीं दिया है मौलाना। आप मतलब रुपया देकर के जान लेना चाहते हैं क्या? दिया है। आप रुपया लेके जान लेना चाहते और मरवा करके रुपया देंगे क्या? कार्रवाई होगी। आप एक बात, तो आपका बेटा अगर मर जाता, अल्लाह न करे, आपका बेटा अगर मर जाता और केंद्र सरकार 7 करोड़ का ऐलान, 7 लाख का ऐलान करती, तभी आपको यही जवाब होता क्या? ऐसा मत बोलिए। से लोग मोदी की तारीफ करके यूएनओ साहब ऐसा मत बोलिए। तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। आपने ये कहा कि पैसा दे दिया तो उसकी मौत को पैसे में तोड़ रहे हैं आप। कौन सा नाम रोशन हो रहा है? हिंदुस्तान के मुसलमानों का जीना दुश्वार हो गया। कहाँ जीना दुश्वार हो गया? आजम खान और ओवैसी जैसे जहरीले लोग जब तक इस मुल्क में रहेंगे ऐसा ही होगा। अपना वतन बनाया, इसके लिए जान दिया, इसके लिए कुर्बानी दी, हिंदू भाइयों के साथ यूएन जा रहे हैं क्या? हमारा अच्छा एक मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक। पता नहीं हमारे नेता ये क्यों नहीं समझते कि ग्रेटर नोएडा और दादरी की नजर पूरी दुनिया पर रहती है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी के वहां बड़े बड़े कारखाने हैं, कई सारे विदेशी कंपनियों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर खाने पीने की आदत से किसी की जान चली जाती है तो वो लोग कितना असुरक्षित महसूस करेंगे, भारत की कितनी बदनामी होगी। और ऊपर से आजम खान जैसे नेता है जो उसको यूएन ले जाने की बात करते हैं। आप ये बताइए जफर अमीन साहब, ये आजम खान का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है आपकी पार्टी का, जैसा कि मौलाना साहब ने पूछा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दीपक चौरसिया साहब, वो विदेश में जाके अपने घर के तमाम लोगों को बुरा कहते हैं, तब वो मसला पूरी दुनिया में नहीं जाता। और एक लेटर लिख दिया आजम साहब ने तो अब पूरी दुनिया में बेइज्जती महसूस हो रही है। 125 करोड़ जनता की बात कर रहे थे हमेशा, और उस 125 करोड़ की जनता के बारे में आज एक बयान नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री का। और इतनी बड़ी अफसोसनाक बात। और जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा कराते हैं, संगीत सोम जैसे लोगों को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को जो आए दिन जहर उगलते हैं उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है,
तो जितने भी जहर उगलने वाले लोग हैं अरे वो केंद्र सरकार के साए में सारी चीजें बोल रहे हैं। अमीन आप साहब देखते जाइए। अमीन साहब, आपके नेताजी तो दाऊद के पैसे से जन्मदिन मनाते हैं रामपुर में, खुद आजम खान ने कहा था। नहीं, ये तो आरोप था। तो उन्होंने तो कहा, किसी ने कोई सबूत दिया लाके? किसी ने कोई सबूत खुद दिया? आजम खान ने कहा था तंजिया कि दाऊद को पैसे से मना रहा हूं, और यही तंजिया ये बात किसी बात को कहा था। दीपक जी, एक मिनट डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपके पास कहा था आऊंगा, उन्होंने इस बात मैं को। आपके पास आऊंगा। पहले डॉक्टर समित पात्रा पर सीधे आरोप लगे, उनसे जवाब लेते हैं। नंबर 1 मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ब्रेक से पहले कह रहे थे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है और जीना दुभर है हिंदुस्तान में। मैं आपको सही कर दूं सर, आप पूरा विश्व घूम के आ जाइए, हिंदुस्तान में मुसलमान सर उठा के जीता है, स्वाभिमान के साथ जीता है, अपना घर ही है उन्हीं का ये। और इसलिए आज एहसान नहीं है नंबर 2 उसमें किसी का एहसान नहीं है। अगर इंडोनेशिया में बीच में नहीं बोल रहा था दंगा मत करिए, दंगा नहीं कर रहा हूं मैं, डिबेट में दंगा मत दंगा नहीं कर रहा हूं, तो कह रहा हूं किसी का एहसान नहीं है। तो आप शांति से बैठिए अभी। तो उसको क्लियर कर दूं ना मैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है एहसान है? मैंने कहा क्या? आप भी क्लियर करिए। आप यहाँ सभी आप पहले ये बताइए, आप यहाँ आपका जीना दुभर है यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं है, पहले ये क्लियर करिए। आपका यहाँ जीना दुभर है, तो आप लोग ये तो आप लोग विश्व में मुसलमानों की हालत अगर साक्षी महाराज जैसे लोग आप लोग बदला दंगे भड़काएंगे जिस तो यही बदलाव होगा। उस थाली में छेद करेंगे, फिर हमने भी खाएंगे उस थाली में छेद करेंगे आप लोग। कौन छेद कर रहा है? छेद कर रहे हैं आदित्यनाथ जैसे लोग, संगीत सोम जैसे लोग, प्राची जैसे लोग, साक्षी महाराज जैसे लोग, ये कहेंगे ये लोग छेद कर रहे हैं। हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। हमसे हिंदुस्तान की वफादारी का सबूत मांगिए, सबूत मांगिए आडवाणी से, हमसे मत मांगिए। ये साक्षी महाराज से सबूत मांगिए। बोल रहे हैं ये समाजवादी पार्टी का मांगिए। भारत का पूछ रहा हूं मैं, हमने जाने कुर्बानी कह रहे हैं, वो ऐसे कैसे कह रहे हैं? हिंदुस्तान मुसलमानों को जीने नहीं दे रहा है। किसने कहा जीने नहीं दे रहा? हम बहुत सुकून से हैं। उस देश के लिए, उस देश में इस प्रकार के बयान। और मौलाना साहब आप तो थोड़ी देर शांत रहिए, मौलाना साहब आप थोड़ी देर शांत रहिए, मैं जवाब आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूं, आप किसी के बीच में ना बोलिए। नंबर 2, यह जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, इनका नाम है सेफई सेक्युलरिस्ट। सेफई सेक्युलरिस्ट जब मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद कैंप्स में लोग रह रहे थे, ठंड से मर रहे थे, ये वहां हॉलीवुड और बॉलीवुड का डांस देख रहे हैं, ये वहां हॉलीवुड और बॉलीवुड का डांस देख रहे थे। ये अरे सर, मैं आपके पीछे बोल रहा था, चीन की फौज भारतीय सीमा में आ गई, जमीन पे क्या करते होंगे, ढोल बजा जमीन पे क्या करते होंगे प्रधानमंत्री जी। अरे वो मिसाल खत्म हो गई। रोम आप यूएन चले जाइए, यूएन चले जाइए, और नीरू आप यूएन जा रहा था, यूएन चले जाइए, यूएन चले जाइए, सीमा में आ गई थी, आप यूएन जाइए, यूएन में जाके जापान में ढोल बजा रहा था। देखिए दीपक जी, जो चैनल में ही दंगे करने लगते हैं, वो जमीन पे क्या करते होंगे? चैनल पे ही तो शांति नहीं रख सकते। गलत ना, आप बात हो रही है, थोड़ी हो रहा है। बात को मैं बिल्कुल सही शब्द बोल रहा हूँ, क्या सही शब्द बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। दंगा किसको कहते हैं? आप पहले ये बता दीजिए, आप पहले ये बता दीजिए कि जो आजम खान तो आप करवाते नहीं, हिंदुस्तान का नया नक्शा बनना चाहिए, हिंदुस्तान का एक नया नक्शा बनना चाहिए। हमने कल भी आपसे चैनल पे कहा था और अब भी कह रहे हैं, आजम खान जैसे 10 लाख आदमी पैदा हो जाए जो आप तो भारत के नक्शे में कोई फर्क नहीं आएगा। हिंदुस्तान हो सकता है, वो नहीं हो सकता। हम लोग जिन्ना को आप लोग नए जिन्ना बन जाएंगे, हम लोग जिन्ना को सही जिन्ना के मदार पर मौलाना मुसर्रफ नहीं आडवाणी कहते बनाएंगे। आप दीपक जी, अच्छा डॉक्टर कुमार जी आप आइए, थोड़ा सा खामोश हो जाइए, थोड़ा सा बनना चाहिए। और मुझे संदीप महापात्रा के बाद भी चलना है। डॉक्टर अजय कुमार जी आपका टर्न चाहिए। दोनों बैठ के नया नक्शा बनाने चले हैं हिंदुस्तान में। पहले तो मैं संबित पात्रा जो जाफर जी से कम से कम ये नहीं पहले मैं संबित पात्रा जी और दोनों जाफर जी से अनुरोध करूंगा कि जो है टीवी चैनल में हम लोग शब्दों का जो इस्तेमाल करें उसको थोड़ा सा ध्यान रख करके जो है दर्शक को ये नहीं लगे कि हम लोग का राजनीतिक स्तर इतनी गिर गई है। दूसरी बात यह है कि बार बार हम यही कह रहे हैं कि और ये देश के लिए संगीत, ये सोम जी हो, साक्षी महाराज हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, असदुल्ला ओवैसी हो, सारे लोगों की इच्छा है कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया जाए, बस करना है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए।
संबित पात्रा जी पहले पात्रा जी 2 मिनट थोड़ा धैर्य रखिए, 2 सेकंड प्लीज। दूसरी बात है कि जिस तरह से राजनीतिकरण, जिस तरह से आपका धैर्य कहां गया था जब मैं बोल रहा था? गई है, आपका धैर्य कहां चला गया था जब मैं बोल रहा था? बातें एक मिनट हम डॉक्टर पात्रा, मैंने बीच में नहीं बोला था। जिस तरह से आप हर एक बहस में आशालीनता का प्रदर्शन करते हैं वो अच्छा नहीं है। मैं बार बार आपसे यही अनुरोध करता हूं कि जब आप बोल रहे थे तो मैं एक भी शब्द नहीं कहा था, तो आप कृपया जो शांत रहिए। मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं। दूसरी बात है कि देश सारे लोग बीच में बोल रहे थे। चैनल में एक बात सामने आ गई, अगर आजम खान साहब हो या मैंने नहीं कहा था, आजम खान हो या साक्षी महाराज हो या योगी आदित्यनाथ हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, दोनों जो है एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। और ये तो बिहार में तो ये हल्ला हो रहा है कि भारतीय जनता, ये लोग कह रहे हैं कि अकबरुद्दीन ये असदुल्ला ओवैसी और बीजेपी जो है साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ये जनता के कहना है। लेकिन सबसे बड़े खतरे की क्या बात साहब आपके पार्टनर थे 10 वर्ष तक, कोएलिशन पार्टनर, समाज का ध्रुवीकरण वो आपके खतरा बन गए हैं, वो आपके अपने भाई हैं, सेक्युलरिस्ट भाई। पात्रा जी मैंने ऐसा, संबित पात्रा जी, मैंने इस तरह से कोई भी प्रवक्ता आपके साथ 10 साल तक थे कि नहीं ओवैसी साहब? बताइए। 17 साल तक नीतीश कुमार साहब के साथ थे, तो अब क्या हो गया? बीच में मैं घुसना पड़ेगा, पॉलिटिकल मामले हो रहे हैं। आप तो 17 साल बोल रहे हैं कि वो सेक्युलरिस्ट नहीं है, नीतीश कुमार के साथ सेक्युलरिस्ट थे, वो आपके प्यारे भाई थे। अरे आपके भी तो नीतीश कुमार थे। पहली बात अब क्या हो गया? पहली बात है, अच्छा मुझे फिर सबको रोकना पड़ेगा, सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ नहीं पड़ रहा है। दूसरी जाऊंगा आरएसएस करके ठीक कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी MIM राजनीति जो है, समाज की ध्रुवीकरण एक राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर सिर्फ सस्ती राजनीतिक गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये समाज को बांट रहे हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, बात इसलिए हो रही है कि इनको छोटा मामला लगता है। ये जो दादरी वाला मामला है, या जो झारखंड में जो हत्या हो रही है, ये सांप्रदायिक घटना हो रही है या बिहार में हो रही है, छोटी मोटी घटना नहीं है। चलिए मानिए आपकी बात, एक मिनट में आगे बढ़ता हूं। पर एक प्रहार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री को जो एक छोटी सी घटना है, संदीप महापात्रा जी, घटना है। आप आरएसएस के जानने वाले हैं, मुझे ये बताइए कि जिसने भी आरोप लगाया है सबने यही कहा है कि आरएसएस की साजिश है ये पूरा का पूरा मामला। आपका क्या तर्क है? देखिए, ये बात हास्यास्पद है। बिना कुछ किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के ये कहना कि संघ इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अपने आप से वो झूठ बोल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को झूठ बोल रहे हैं। संघ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको केवल 2 वाकया आपको याद दिलाना चाहूंगा दीपक जी। ये 6 महीने पहले की बात आप देखिए, बंगाल में एक नन की रेप किया जाता है, वहां पे भी ऐसे ही कुछ। माफ कीजिएगा, संदीप महापात्रा जी से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन मैं फिर से चलूंगा जफर अमीन साहब के पास। जफर अमीन साहब, यूपी में आपकी सरकार है, आजम खान कहते हैं कि आरएसएस ये सब करवा रही है, बीजेपी ये सब करवा रही है, आप उठा के बंद क्यों नहीं कर देते ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में? क्या देखिए, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बनारस के अंदर किस तरह धरना प्रदर्शन हो रहा है, और हाईकोर्ट के आदेश का जब कानून व्यवस्था बनाया जा रहा है तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगा नाच करने पर आमादा है। देखिए, जब जब भी उत्तर प्रदेश की सरकार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तब तब इनके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। काट के अंदर डीएम की आंख निकाल लिया इन लोगों ने मार के, और जब कार्रवाई हुई तो जेल में मिलने गए दंगाइयों से और कहा मुस्लिम तुष्टीकरण। अभी दादरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़ाए हैं, संजय राणा का लड़का पकड़ाया है, जो संजय राणा अपने को खुद आरएसएस का कह चुके हैं, उनका लड़का पकड़ाया है। और आज की पोजीशन में फिर क्या कहा जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनाया जा रहा है। उल्टा एक तरफ दंगा करा रहे हैं और दूसरे तरफ कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर उंगली भी उठा रहे हैं। जफर अमीन साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर दंगा करा रहे हैं तो बंद कर दीजिए इनको। अगर दंगा करा रहे हैं तो बंद कर दीजिए इनको। जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि वो दंगाई नहीं है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण। जब कार्रवाई हो रही है तो मुस्लिम तुष्टीकरण कह रहे हैं।
दीपक जी मैं उत्तर दे सकता हूँ। डॉक्टर संबित पात्रा बिल्कुल उत्तर देंगे, लेकिन मुझे छोटे से रोकना पड़ेगा। दीपक जी इस घटना में जो सबसे जो है, अगर सबसे सही अगर कोई बयान मिला होगा, दिया हो, तो ये सरताज है जो अखलाक जी का बेटा है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार खुद कह रहा है कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे नेता हैं कि मानते नहीं, उन्हें वोटों की रोटियां हर जगह सेकनी है। सबसे पहले मौलाना साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, कितनी जिम्मेदार है समाजवादी पार्टी की सरकार, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी है। 100% जिम्मेदार है, 100% सपा जिम्मेदार है, वरना आजम खान की भैंसें 3 दिन में आ सकती हैं तो मुजरिम अब तक गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा हमने 4 कर लिए, 8 कर लिए, 10 कर लिए, आज 28 तारीख को घटना हुई थी, अब तक कुछ नहीं हुआ, बुला करके पैसों में जान को तौला जा रहा है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, राहुल गांधी का क्या किया उन्होंने, फोटो खिंचवाई चले आए। राहुल गांधी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती थी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट देते कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाता, खाली फोटो खिंचवाने के लिए वहां गए थे। ओवैसी गए, उन्होंने वहां जाकर के राजनीति की। नोएडा से कोई आदमी नोएडा इसलिए समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं गए कि किसी पंडित ने हवाई में कह दिया था कि जो आदमी मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा वो चुनाव हार जाएगा। उस डर से वो नहीं गए। ये कह रहे कि साहब वो मीडिया में ये तमाम बातें चल रही, इसलिए हम नहीं गए। अमीन साहब, यहाँ पे लोगों का, हमारे मौलाना साहब का कहना है कि 100% समाजवादी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। देखिए, मौलाना जो बात कह रहे हैं, इनको आजम खान की भैंस दिखाई दे रही है, समझ रहे हैं? आपकी पुलिस राजेंद्र राठौर, दीपक भाई, नहीं सुनिए, राजेंद्र राठौर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कुत्ता गायब हो गया और डीजीपी ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने फोन किया एसएसपी को कि वो जो मिनिस्टर हैं राजेंद्र राठौर, उनका कुत्ता खोजो। तो राजस्थान में बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर का कुत्ता एसएसपी खोज रहा था, तो मौलाना साहब को नहीं दिखाई दिया। और उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस भैंस खोज रही थी तो मौलाना साहब को दिखाई दे रहा है। सुनिए मेरी बात, सोच को हम क्या बताएं? हमारी सोच पे मत जाइए, हम बता तो रहे हैं। खोज रहे हो पुलिस वाले, जब भैंसे खोज रहे हो, कमाल ये था कि एक दिन के अंदर अखलाक के कातिलों को पकड़ लेना चाहिए था। भारतीय जनता कहानी मत सुनाइए कि किसका कुत्ता खोजा, किसकी भैंसे। हमने सिर्फ एक मिसाल दी है, लेके बता रहा हूँ, हमने एक मिसाल दी है आपको। नाम लेके बता रहा खोजा वो आपको पता होगा, भैंसे खोजी वो आपको खोजी वो आपको पता होगा। आपको मुजरिमों को गिरफ्तार करना चाहिए और इतनी सख्त कार्रवाई होगी। क्या किया? अब तक क्या किया? दरवाजा खोजते रहिए, जो दरवाजा खोजना है। अब तक क्या किया सपा ने? ऐसी कार्रवाई होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोग याद रखेंगे। मामूली दर्दनाक घटना नहीं है, इखलाक की हत्या मामूली हत्या नहीं है। अगर अमीन साहब आप ये बात कह रहे हैं तो मैं इस्तकबाल करता हूं आपकी बात का। और जब पूरी दुनिया किसी घटना पे अफसोस करे तो यूएन में ही जाना चाहिए मामला। अमीन साहब, फिर आप यूएन पे आ गए। आप शायद समझते नहीं है कि यूएन में जाने का मतलब क्या है। दीपक जी, यूएन कोई पंचायत नहीं है। यूएन में जाने का मतलब है अपनी खुद की नाक कटवाना। दीपक चौरसिया साहब सुनिए, नहीं, दीपक चौरसिया साहब, आजम साहब ने कहा है कि यूएन को हमने लिखा है, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई थी यूएन को लिखने की, वो तो बताइए। अच्छा, डॉक्टर अजय कुमार के पास चलते हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी, क्लोजिंग कमेंट आपके। देखिए दीपक जी, साक्षी महाराज हो, भारतीय जनता पार्टी हो या असदुल्ला ओवैसी हो या समाजवादी के आजम खान जी के बयान से ये स्पष्ट आपको मैं कहना चाहूंगा कि एक राजनीतिक मंशा यही है कि समाज के ध्रुवीकरण हो। और आपको ये भारतीय जनता पार्टी को जितने भी आप बड़े बड़े शब्दों में आपको जो है कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ मतलब नहीं, इनकी जो रणनीति रही है कि समाज की ध्रुवीकरण करें, क्योंकि लगातार यूपी में बाइपोल होती है तो 600 घटना की जो है सांप्रदायिक घटना होती है, बिहार में चुनाव हो रहे तो 300% बढ़ती है, झारखंड में होने लगती है, बनारस में होने लगती है। ये जो मॉडल इन्होंने अपनाया है, ये नींव के जो इनकी जो मॉडल है, नींव की सांप्रदायिकता है, जातिवादी का दीवार है और विकास जो है पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री जी बोलते रहेंगे विकास, लेकिन जब भी मौका जो है जनता को गुमराह करने का मौका मिला है तो इसी पर जो है, क्योंकि विकास से कुछ हो नहीं रहा है तो जनता को इसी में जो है कभी जो है इसका बैन उसका बैन,
कभी ठीक है। मुसलमान के नाम पर, कभी खाने के मामले पर। ठीक है डॉक्टर और ये अजय कुमार। देश को जो बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जा रही है। ठीक है, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार नेता इसे वोट बैंक का सहारा क्यों मान रहे हैं, और साथ ही साथ इस सवाल को भी गंभीरता से सोचना होगा कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो केंद्र सरकार इस पर कोई कारगर कानून क्यों नहीं बताती। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।